वेलकम स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स टॉपर्स पर। बेटा आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग विच इज़ कंसीडर एज चैप्टर 1 फॉर क्लास 11th इन अकाउंटिंग सब्जेक्ट। जो भी बच्चे अभी 10th पास करके आए हैं उनको अकाउंट्स पढ़नी है अगर उन्होंने कॉमर्स ली है तो जो भी बच्चे कॉमर्स में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उनको अपनी अकाउंट्स में भी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। और उस जर्नी में सबसे पहला स्टेप हमारा यही है कि हम अकाउंटिंग का मीनिंग जाने, उसका इंट्रोडक्शन जाने, उसके बेसिक्स जाने। तो इसमें हम अकाउंटिंग का बेसिक ज्ञान सीखेंगे। ये एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट बेटा ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बिना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना अगर आप इस चैप्टर को ढंग से नहीं करते हो तो आपकी जो अकाउंटिंग जर्नी है उसके पहले स्टेप में ही आप कमी कर दे रहे हो। ठीक है, उसके पहले स्टेप में आप उस तरीके से अपने सब्जेक्ट को स्टार्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको अकाउंट्स में कॉन्फिडेंट बिल्डअप हो जाए। आपको अकाउंट्स बेटा समझना नहीं, आपको अकाउंट्स बेसिकली बेटा रटना नहीं है, आपको समझना है। आपको समझना क्यों है? क्योंकि ये एक कंप्लीटली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, और उसको करने के लिए हमको कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है। और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे सारे हमारे बहुत रियलिस्टिक हैं, रियल लाइफ से रिलेटेड हैं, लेकिन उसको जानने के लिए आपको उसके थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर करना पड़ेगा। तो इसमें बेटा बेसिकली हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे और इस चैप्टर के बाद एक और हमारा चैप्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं बेसिक टर्म्स। देन उसके बाद हम कहीं जाकर अपने प्रैक्टिकल पोर्शन को स्टार्ट कर देता हूं। बट आपको मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर और आप इसको पूरा देखें ताकि आपको इसके सारे एस्पेक्ट के बारे में समझ में आए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट चैप्टर को। फर्स्ट चैप्टर से पहले बेटा मैं आपको एक अजम्पशन दे रहा हूं इस पूरे लेक्चर के लिए। क्या अजम्पशन है बेटा? ये हम जब भी अकाउंट्स की बात करते हैं तो अकाउंट्स बेसिकली हम करते हैं बिजनेस के लिए। अगर हमारा कोई बिजनेस है या किसी और का कोई बिजनेस है, अगर उसको हमें ट्रैक करना है, ठीक है, उसकी हमको ग्रोथ ट्रैक करनी है, उसकी हमें परफॉर्मेंस ट्रैक करनी है, ठीक है, तो हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं। तो बिजनेस की ग्रोथ प्लस उसकी परफॉर्मेंस और all the aspect, all the financial aspect, all the financial aspect ट्रैक करने के लिए, all the financial aspect ट्रैक करने के लिए हम यूज करते हैं अकाउंटिंग का। ठीक है, तो आप ये बात मान लो, इसमें हम ओवरऑल बिजनेस की बात करेंगे। तो उस बिजनेस की बात करने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप एक दिमाग में एग्जाम्पल सेट करना होगा कि आप एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के लिए होती है और आप ये एज्यूम करेंगे कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और आपने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो किसने, उस बिजनेस का नाम क्या है बेटा? उस बिजनेस का नाम है राहुल ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, ये आपका क्या है बेटा? एक बिजनेस है। ठीक है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है बेटा। हम यह मान रहे हैं कि जिस पर्सन ने ये स्टार्ट किया है वो राम ने स्टार्ट किया है, तो राम बेटा क्या है? ऑनर। हम जब भी आगे एग्जाम्पल लेंगे बेटा तो हम ऑनर की बात करेंगे तो हमेशा उसका इंडिकेशन किसकी तरफ होगा? राम की तरफ। और अगर हम अपने बिजनेस की बात करेंगे तो उसका इंडिकेशन किधर की तरफ होगा? राहुल स्टोर की, राहुल ग्रोसरी स्टोर की तरफ। ठीक है, तो आप ये अज्यूम कर लो एक पर्सन राम है, ठीक है, या आप ही राम हो। ठीक है, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और उस बिजनेस का नाम क्या है? राहुल ग्रोसरी स्टोर, राहुल ग्रोसरी स्टोर। ठीक है, तो आप देखो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होती है। ठीक है, आपको वहां पे सबसे पहले जरूरत होगी कैपिटल की, क्योंकि बेटा अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो सपोज कर लो आपने पैसा इन्वेस्ट किया 1 CR, 1 करोड़ रुपए। तो जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया यानी कि राम ने पैसा इन्वेस्ट किया वो कितना किया है? 1 CR, 1 करोड़ रुपए। तो जो 1 करोड़ रुपए है ये क्या है बेटा? कैपिटल। ठीक है, जब ये उसने इन्वेस्ट कर दिया तो उसके लिए, उसको बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? उसको चाहिए एक स्पेस। आप इस पिक्चर में देखो, ये ग्रोसरी स्टोर की पिक है। ठीक है, तो यहां पर देखो कि ये जो जितना भी सामान है, जो ग्रोसरी का सामान है, ये एक बिल्डिंग में रखा हुआ है। ठीक है,
बिल्डिंग के लिए हमको लैंड चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराएंगे, उसके बाद उसका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद हम अपने स्टॉक को रख सकते हैं। और तब जाके कोई कस्टमर हमारे पास आएगा सामान परचेस करने के लिए, ग्रोसरी आइटम परचेस करने के लिए, ठीक है। तो जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो पहले कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद बेटा हमारा जो बिजनेस है वो असेट्स एक्वायर करता है, ठीक है। अब असेट्स क्या है उसको हम बेसिकली नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, बट ये जितने भी मैंने एग्जाम नाम लिए, जैसे आप ये समझ लो मैंने नाम लिया लैंड एंड बिल्डिंग का, तो ये एक असेट है। मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर बोला, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसमें क्या आ गया आपका फर्नीचर और बाकी आइटम्स, फर्नीचर और बाकी आइटम्स, ठीक है। तो बेटा ये भी असेट्स है। मैंने क्या बोला, स्टॉक, क्योंकि अगर आप बिजनेस ओपन किए हो तो उस केस में क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ना, आपको यहाँ पर ये आइटम भी चाहिए, ये आइटम भी चाहिए, ये आइटम भी चाहिए, लेस भी चाहिए, सारी आइटम आपको चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें आप मान लो असेट है, क्योंकि ये आपकी रिक्वायर्ड है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट करने से बिजनेस स्टार्ट नहीं होता। कैपिटल इन्वेस्ट करना फर्स्ट स्टेप होता है और उसके बाद बिजनेस को बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, जिसमें कि वो एक पहले डिसीजन लेता है कि असेट मेरे को परचेस करनी है, ठीक है। अब जो गुड्स होता है बेटा, ये तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, अब इसी का एग्जांपल लेके चलेंगे। जो गुड्स हो गया वो बेसिकली क्या है बेटा, आपका स्टॉक, आपका क्या है बेटा, स्टॉक, ठीक है। गुड्स आपका क्या है, स्टॉक। अच्छा, कैश क्या है, कैश बेटा वो आपकी असेट है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड असेट, ये भी आपकी असेट है, ठीक है। ये भी आपको बिजनेस को रन करने में हेल्प करेगी, क्या करेगी, हेल्प करेगी, ठीक है। जो भी आपके पास कैश होगा, ठीक है, वो आपको डे टू डे एक्टिविटी रन करने में आपकी हेल्प करेगा। फिर है हमारे कस्टमर। कस्टमर कौन है भाई, ये है बंदा कस्टमर, ठीक है। आपने अगर खोल दिया ग्रोसरी स्टोर, राम ने यानी कि आपने अगर खोल दिया ग्रोसरी स्टोर, तो आपको कस्टमर तो चाहिए ना, कि आपके जो स्टॉक है, जो आपने गुड्स रखे हुए हैं अपने ग्रोसरी स्टोर में, वो सेल हो सके। तो ये पर्सन आएगा, ये कौन है बेटा, कस्टमर, ठीक है। और सप्लायर कौन है बेटा, सप्लायर वो पर्सन होता है जो हमको ये गुड्स सारी सप्लाई करता है। अब ये गुड्स तो आप बना नहीं रहे हो, अब देखो कि यहाँ पर ये एक अलग कंपनी की चॉकलेट है, ठीक है, लेज अलग कंपनी है, ठीक है, ये कुकीज़ हमारी जो है वो एक अलग कंपनी की है, और यहाँ पर जो भी आइटम रखी है वो सारी की सारी अलग कंपनी की है, ठीक है। तो अब आप इतनी सारी चीज़ें तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो कि जो इनको मैन्युफैक्चर करता है उससे आप उसको परचेज करते हो। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस में आ रही हैं कहाँ से बेटा, सप्लायर से, ठीक है। सप्लायर जो कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरर हो सकता है, या फिर वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करके आपको प्रोवाइड करा, यानी कि वो मीडिएटर है, एक मिड पर्सन है, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया और इसमें हमने ये समझा कि अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें सबसे पहले हमने क्या सीखा, कैपिटल, जो पैसा इन्वेस्ट किया। फिर उसके बाद आपको स्टॉक चाहिए, ठीक है। स्टॉक जो है वो आपको बेसिकली इन चीज़ों को अरेंज करने के बाद चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, यानी कि आप लैंड, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर लोगे, स्टॉक लोगे, स्टॉक मतलब गुड्स, यानी कि इन सब चीज़ों के बाद आपको स्टॉक या गुड्स चाहिए ताकि आप उसको सेल कर सको। क्या कर सको बेटा, सेल कर सको, ठीक है। कस्टमर कौन होता है बेटा, कस्टमर ये पर्सन है। कैश क्या है, कैश भी हमारी एक तरह की असेट्स है जो हमको बिजनेस को रन करने में हेल्प करती है। और सप्लायर कौन है, सप्लायर बेटा वो लोग हैं जो आपको ये सारी चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका एक बिजनेस है, ठीक है, ये एक स्मॉल बिजनेस है, लेकिन इस बिजनेस का एग्जाम्पल हम पूरे चैप्टर में देखेंगे। जब भी मैं बिजनेस की बात करूंगा तो आपके दिमाग में ये चीज आनी चाहिए कि हाँ भाई आप ही राम हो, आप ही ओनर हो और आपने ही बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है। उस बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस का नाम है राहुल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हाँ जी, अब देखो ये वाले जो स्लाइड है इसमें हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग का बेसिकली नीड क्यों है। और आपको क्या रखना है, आपको दिमाग में एक बात रखनी है कि आपने क्या रन किया हुआ है, आपने एक बिजनेस रन किया हुआ है जिसका नाम क्या है, राहुल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है। तो बेटा देखो यहां पे देखते हैं हम, बस मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, आपको उसको आंसर करना है और कुछ नहीं करना, पढ़ना नहीं है, यहां पे कुछ आपको समझने की जरूरत नहीं है, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। पहला, भाई आपने राहुल ग्रोसरी स्टोर, ठीक है, राहुल ग्रोसरी स्टोर आपने स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है जी।
अब जब आपने राहुल ग्रोसरी स्टोर स्टार्ट किया हुआ है तो मैं आपसे पूछता हूं भाई, अगर आपको 1 साल हो गया उसको स्टार्ट किए हुए, ठीक है, सपोज करो आपने उसको स्टार्ट किया था अप्रैल में, और कौन सी तारीख को, मान लो 1 अप्रैल को आपने स्टार्ट किया, ठीक है, और अब मैं 1 साल बाद यानी कि 31 मार्च को, ठीक है, 1 साल बाद आपसे ये पूछ रहा हूं भाई, तुमने जो बिजनेस स्टार्ट किया था उसमें तुमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? आप कैसे आंसर करोगे बताओ? आप बोलोगे कि अगर आपने सारा चीजें लिखी हैं, जैसे कितना सेल हुआ, ठीक है, आपका कितना कॉस्ट आया वहां पे, तो आप प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखा दोगे। आप बोलोगे कि भाई ऐसा है, सेल मेरा जो हुआ है सपोज कर लो वो 50 लाख का हो गया, ठीक है, मैं एक रफ फिगर ले रहा हूं, और आपकी जो कॉस्ट है बेटा वो आपकी आ गई 40 लाख की, तो आप बोलोगे कि भाई सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। कितना जाएगा, 10 लाख आ जाएगा। तो आप उस मेरा क्वेश्चन का आंसर कर दोगे कि 10 लाख प्रॉफिट है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखो, यहाँ पे क्या ग्लीच है, क्या आपने बोला मैं सेल करूंगा, सेल का क्या कहते हैं रिकॉर्डिंग करूंगा, ठीक है, हम क्या करेंगे कि कॉस्ट की रिकॉर्डिंग करेंगे तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर हमने रिकॉर्ड ही नहीं रखा उसका तो हम बता सकते हैं कि कितनी सेल हुई है? तो उसका आंसर है नहीं। अगर आपने रिकॉर्ड किया तभी आपने उसको क्या किया, बताया कि सेल इतनी हुई है, आपने रिकॉर्ड किया कॉस्ट तो उसको बताया, तब जाके हम क्या कैलकुलेट कर पाए बेटा, प्रॉफिट, ठीक है। ये जो हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसी रिकॉर्डिंग को हम क्या बोल देते हैं बेटा, अकाउंटिंग। क्या बोल देते हैं हम, अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। और इसी रिकॉर्डिंग की वजह से आपको पता लग पाया कि आपके बिजनेस का कितना प्रॉफिट और लॉस है। अगर ये रिकॉर्डिंग नहीं होती तो आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं बता पाते, ध्यान रखो। तो सबसे पहले कोई भी बिजनेस है उसको अगर हमें ये कैलकुलेट करना है कि उसका प्रॉफिट कितना है, तो उसके लिए हमें जरूरत किसी पड़ेगी, अकाउंटिंग की, ठीक है। ठीक है, दूसरा बेटा देखो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, बहुत सिंपल है। अगेन मैंने आपको इससे पहले वाले जो स्लाइड है उसमें बताया, ठीक है, कि जो कैपिटल है, जो बेटा आपका कैपिटल है, ठीक है, जो आपका कैपिटल है, ठीक है, उसका बेसिकली मतलब क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्ट। मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया था कि आपने सपोज कर लो 1 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किया है, ठीक है। तो आपने जो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, अगर आपने उसको रिकॉर्ड किया है तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। और अगर आपने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, आपने उसका हिसाब किताब नहीं रखा, तो आप नहीं बता सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो अकाउंटिंग है, जिसका बेसिकली मतलब होता है रिकॉर्डिंग करना, उससे हमको ये भी पता लग जाता है कि हमारे ऑनर ने हमारे बिजनेस के अंदर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। इसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था कितना, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो कैसे किया था वो मैंने आपको बता दिया इससे पहले, ठीक है। देखो नेक्स्ट है बेटा, अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर, ठीक है। अमाउंट ड्यू टू आउटसाइडर का बेसिकली मतलब यहां पर ये हो गया कि जब आप रिकॉर्डिंग करोगे, ठीक है, तभी आप ये बता सकते हो कि आपने जो आउटसाइडर से, किससे, आउटसाइडर से, बिजनेस के आउटसाइडर से, यानी कि राहुल ग्रोसरी स्टोर के बाहर से जो आपने सामान लिया हो, स्टॉक लिया हो, या फिर बेटा आपने कैश लिया हो, वो कितना लिया है आपने, ठीक है ना, वो हमको पता कैसे लगेगा, उसकी नॉलेज हमको कैसे पता लगेगी। अगेन इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग के थ्रू हमको ये भी पता लग जाएगा कि हाँ भाई जो हमारे बिजनेस के बाहर पर्सन्स हैं उनका कितना अमाउंट हमारे ऊपर ड्यू है, ठीक है। उसके बाद अमाउंट ड्यू फ्रॉम आउटसाइडर, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर क्या है कि हमारा कितना अमाउंट किसी और पर्सन के ऊपर ड्यू है, ठीक है। आप समझना, जैसे हमने बाहर से सामान परचेज किया आउटसाइडर से, वैसे आउटसाइडर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, सेल भी तो कर सकते हैं ना, अपने सामान को सेल भी तो कर सकते हैं। जैसे राहुल ग्रोसरी स्टोर जो है वो सेल करेगा तो आउटसाइडर ही तो होगा, वो बिजनेस के अंदर का तो बंदा नहीं है, ठीक है, बिजनेस के बाहर का बंदा है। बिजनेस के अंदर के बंदे को इनसाइडर बोलते हैं, बिजनेस के बाहर के बंदे को आउटसाइडर बोलते हैं। अच्छा, इनसाइडर कौन कौन हो सकता है, इनसाइडर ऑनर है, बिजनेस के अंदर है, और उसका मैनेजर है। अगर ऑनर है, जैसे राहुल ग्रोसरी स्टोर आपने रन किया हुआ है, आप उस बिजनेस को चला रहे हो, तो आपने वहां पे एक मैनेजर रखा हुआ है, वो भी इनसाइडर है। आपके वर्कर भी एक तरीके से इनसाइडर मान लो आप उनको, ठीक है।
जब आप उनके साथ में ट्रांजेक्शन करोगे तो आप बोलोगे इनसाइडर, जब उनके बाहर के साथ ट्रांजेक्शन करोगे अपने बिजनेस के बाहर वाले पर्सन के साथ तो उसको बोलेंगे आउटसाइडर। तो आउटसाइडर से अगर आप परचेस करते हो, आउटसाइडर को आप सेल भी करोगे, ठीक है। तो आप जब सेल करोगे तो उसकी कितनी सेल की, उस पर ऊपर कितना अमाउंट दिया, इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ताकि आप बता सको, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भैया आपने जो भी इवेंट की है, ट्रांजेक्शन्स की हैं, बेटा ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। ट्रांजेक्शन्स का मीनिंग यहां पे आप पहले समझ लो, इसका बेसिकली मतलब होता है इवेंट, ठीक है। कोई भी घटना, ठीक है, कोई भी घटना, जैसे सेल करना एक घटना है, ठीक है, एक इवेंट है। परचेस करना एक घटना है, एक इवेंट है, ठीक है। हम दुकान पे जाके, हम अपने स्टोर पे जाके पूजा कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, वो भी एक घटना है, ठीक है। हम अपने दुकान, अपने ग्रोसरी स्टोर की सफाई करवा रहे हैं, वो भी एक घटना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं इवेंट। इवेंट मतलब घटनाएं जो बिजनेस के अंदर हुई है। लेकिन यहाँ पे अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन ओनली कौन सी होती है बेटा, फाइनेंशियल नेचर की, फाइनेंशियल नेचर की, ठीक है ना। अब ये फाइनेंशियल नेचर की क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो जो भी इवेंट्स है उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड क्या है आपके पास, तो आंसर है नहीं है। तो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन करो, तो आपने बोला कि मेरे पास अकाउंटिंग की हुई तो मैंने पता कर दिया, ये इतना है। अगर किसी ने अकाउंटिंग नहीं की होगी तो वो नहीं बता पाएगा। मैं बोलूंगा कि भाई कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया हुआ, अगेन अकाउंटिंग करने वाला बता देगा। जो हिसाब किताब नहीं रख रहा है, अकाउंटिंग नहीं कर रहा है, वो नहीं बता पाएगा। ना वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, ना वो इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा, और इसका तो बिल्कुल नहीं दे पाएगा, ठीक है। लेकिन जो पर्सन, जो बिजनेस अपनी रिकॉर्डिंग करता है, अपनी सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, अपनी अकाउंटिंग प्रॉपर करता है, वो सारे क्वेश्चन के आंसर दे पाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम बोल सकते हैं कि देखो, जब भी हम चीजें कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है बेटा कि यहाँ पे आपका 10 CR का क्या था, आपका प्रॉफिट था। तो ये मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था वो 1 साल के बेसिस पे कैलकुलेट किया था। तो 1 साल तक अगर कोई पर्सन रिकॉर्डिंग नहीं करता है तो क्या वो इतनी ज़्यादा मेमोरी उसके पास है कि वो सारी ट्रांजैक्शन को याद कर पाए, ठीक है। क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड होती है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 10 दिन पहले क्या खाया था, आप हो सकता है बहुत सारे बच्चे बता दें, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे नहीं बता पाए, और हो सकता है बहुत सारे बच्चे जो बता रहे हो गलत हो, ठीक है। तो हम अपनी मेमोरी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम उसको लिख लेते हैं तो हम उस पर रिलाई कर सकते हैं, लेकिन हमने याद किया हुआ है, हमको पता है, इसके ऊपर हम रिलाई नहीं कर सकते। अल्टीमेटली क्या है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें उसको मेमोराइज नहीं करना पड़ता, तो अगेन यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ती है। देखो, इन सारे क्वेश्चन के आंसर देने के लिए आपको, क्योंकि आप एक बिजनेस के ओनर हो, आप राम हो, आपने क्या किया है, एक बिजनेस रन किया हुआ है राहुल ग्रोसरी स्टोर। अगर इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं तो आपको रिकॉर्डिंग की जरूरत होगी, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बेसिस पर ही आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हो। तो ये सारी चीज क्या है, अकाउंटिंग की नीड है कि हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, हम क्यों रिकॉर्डिंग करते हैं। अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है बेटा, रिकॉर्डिंग करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसका जो काम है वो है रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ जाते हैं कि हाँ भाई, अगर रिकॉर्डिंग करेंगे तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर हम दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। और यही इसकी क्या है, नीड पड़ती है हमको, कि हम प्रॉपर अकाउंटिंग करें और सारी चीजें कैलकुलेट करके बता पाए, ठीक है बेटा। अब देखो, यहां पे मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है, ठीक है, रिकॉर्डिंग करना। लेकिन खाली रिकॉर्डिंग करना अकाउंटिंग का कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसके अंदर और भी स्टेप आते हैं, ठीक है। रिकॉर्डिंग करना तो है, रिकॉर्डिंग तो हम करेंगे, ठीक है। क्यों करेंगे रिकॉर्डिंग, क्यों, क्योंकि रिकॉर्डिंग करना हमारा बेसिक काम है। क्योंकि हमें क्या रखना है बेटा, अपने बिजनेस का हिसाब किताब, हिसाब किताब के हिसाब किताब में कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितना पैसा लगाया हमने और उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों की सो इन सब चीज़ों की हमको क्या होती है, नीड होती है, ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। क्लासीफाई करना बेसिकली आप ये समझ लो कि जो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। सिमिलर ट्रांजैक्शंस को ग्रुप कर देना, ग्रुप में कर देना, ठीक है। अब सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हो गया कि अगर मैं सामान बेच रहा हूं, ठीक है,
अगर जो हमारा बिजनेस है यानी कि राहुल ग्रोसरी स्टोर जो आपका बिजनेस है वो बेसिकली क्या है, उसमें सामान बेचा जा रहा है, जो सामान बेच रहे हैं हम, तो उसमें क्या है कि कैश में बेच सकते हैं, क्रेडिट में भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो अब जब हम कैश में बेच रहे हैं तो वो एक अलग नेचर की ट्रांजेक्शन होगी। अगर हम उसको क्रेडिट पे बेच रहे हैं यानी कि उधार में बेच रहे हैं, वो पर्सन हमको बाद में पैसे देगा, तो वो एक अलग टाइप की ट्रांजैक्शन होगी। तो सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यानी कि कैश कैश की ट्रांजैक्शन, कैश कैश की इवेंट्स को हम एक जगह ग्रुप कर देंगे और जो हमारी क्रेडिट की इवेंट्स उनको एक जगह ग्रुप कर देंगे, ठीक है। उसके बाद समराइज बेसिकली क्या हो जाता है बेटा कि हमको नेट रिजल्ट निकालना अपने बिजनेस का, नेट रिजल्ट, ठीक है। जैसे हमारा प्रॉफिट है या लॉस है, ठीक है, ये नेट रिजल्ट हो जाता है। तो पहले हमने रिकॉर्ड किया सारी ट्रांजैक्शन को, उसके बाद उसको क्लासीफाई किया ताकि हम सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन को एक जगह रख के उसका कैलकुलेट कर पाए टोटल बैलेंस। उसके बाद हम नेट रिजल्ट निकालते हैं प्रॉफिट या लॉस। उसको कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस कॉस्ट। कैसे निकालते हैं बेटा, सेल्स माइनस कॉस्ट, ठीक है। जैसे आप जो हमने एग्जांपल हमारा स्टार्टिंग चल रहा है उसमें हमने सेल की थी 50 लाख, ठीक है ना। कितनी सेल की थी बेटा, 50 लाख, ठीक है। और हमारे जो कॉस्ट आई थी वो कितनी आई थी, 40 लाख। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया था, 10 लाख, ठीक है। तो ये हमारा समराइजेशन पोर्शन हो जाता है। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपको एक ओवरव्यू आ जाए दिमाग में कि हाँ भाई अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या होता है। बेटा ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा आगे डिटेल में मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। ये वाला पोर्शन जो है ये आप बात के लिए रख दो, ठीक है, इसको मैं बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है, किसी और लेक्चर में, ठीक है। कम्युनिकेट वाला आप ये समझ लो कि जब से हम रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि हम अकाउंट से इंफॉर्मेशन डिराइव कर पाए, इंफॉर्मेशन डिराइव कर पाए। अब इंफॉर्मेशन क्यों हमें ड्राइव करनी है, क्योंकि इंफॉर्मेशन को हमें कम्युनिकेट करना होता है। कम्युनिकेट मतलब किसी और को बताना होता है, ठीक है। जब हम उसको कम्युनिकेट करते हैं तो वो कम्युनिकेट करते हैं हम यूजर्स को, और इन्हीं यूजर्स को हम बोलते हैं यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेसिकली हमारा पर्पस जो होता है अकाउंटिंग करने का, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो भी हमने अकाउंट से इंफॉर्मेशन डिराइव की है उसको हम कम्युनिकेट करें यूजर्स को, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। तो हमारा जो पहला काम है रिकॉर्ड से लेके हमारा यही पर्पस होता है कि ये सारी चीजें हम डिराइव कर पाए, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा और कम्युनिकेशन भी समझ में आ गया होगा। तो इन सबको अगर हम ऐड कर दें तो हमारी अकाउंट्स की डेफिनेशन प्रिपेयर्ड हो जाती है, ठीक है। जैसे अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या है, रिकॉर्डिंग, यानी कि ये एक आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है। अब देखो बेटा आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों बोला जा रहा है, इसको आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों बोला जा रहा है, क्यों, क्योंकि हम जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम यहाँ पर यूज करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्या यूज करते हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। तो इसमें रिकॉर्डिंग करना एक आर्ट होता है, तरीका होता है, एक वे होता है, एक रूल है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद क्लासिफाइंग करेंगे यानी कि सिमिलर ट्रांजैक्शन को ग्रुप में रखेंगे, फिर समराइज करेंगे नेट रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे और उन्हीं चीज़ों को करेंगे जो कि हमारी टर्म्स ऑफ मनी में कैलकुलेट होती है, यानी कि हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होती है बेटा जिसको हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर देते हैं, कर सकते हैं, ठीक है। अभी आएगा, इसको हम पढ़ेंगे और आगे ठीक है। और ट्रांजैक्शन इन इवेंट विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, वही सेम चीज बोल दिया, एंड इंटरप्रिटेशन द रिजल्ट देयर ऑफ, और उसके बाद उसके रिजल्ट को इंटरप्रेट करेंगे और देन उसको कम्युनिकेट कर देंगे। अब ये डेफिनेशन किसने दी है, ये डेफिनेशन दी है हमारे अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, AICPA, ठीक है। इस तरह की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग इंस्टीट्यूट ने अपने अकॉर्डिंग प्रोवाइड की है, ठीक है। लेकिन जो पूरे वर्ल्ड में फॉलो होती हैं जिसके रूल्स को हम प्रायोरिटी पर रखते हैं वो अमेरिका है। इसीलिए हम यहाँ पर अमेरिका की जो इंस्टीट्यूट है, जो एजेंसी है, जो वहाँ के CAs को तैयार करती है, CPA को तैयार करते हैं, हमारे इंडिया में CA होता है, वहाँ पे CPA होता है, उनको तैयार करती है, ठीक है। वो क्या है, हमारी ICPA, ठीक है।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं तो आपको ये बोलूँगा कि आप इसमें सबसे पहले एक ही चीज़ याद रखो कि अकाउंटिंग का बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग क्या करना, रिकॉर्डिंग करना ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड करना, सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ठीक है। अब हमारा बिजनेस जो है राहुल ग्रोसरी स्टोर, अगर उसके हमको जो पहले 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन थे उसके आंसर प्रोवाइड करने हैं कि कितना प्रॉफिट है, कितना अमाउंट इन्वेस्टेड है, किसको कितना पैसा देना है, किससे कितना पैसा लेना है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं अकाउंटिंग के थ्रू, रिकॉर्डिंग के थ्रू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मैं बार बार आपको बता रहा था कि रिकॉर्डिंग किसकी करनी है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन की। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को मैं आपको आगे बताऊंगा। लो आगे बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बार बार मैं ये बोल रहा था ना कि मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, ये हमारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आ गया। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एक की टर्म भी है हमारे अकाउंटिंग के अंदर। अब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेसिकली क्या होती है, मैंने आपको क्या बताया बेटा, जिन ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन ट्रांजैक्शन को हम मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे उसको हम, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी ट्रांजैक्शन हम अपने अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो हमारी फाइनेंशियल नेचर की होनी चाहिए, ठीक है। और फाइनेंशियल नेचर की होने के कारण ही उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। क्या कोई और ट्रांजैक्शन भी होती है, यस बेटा। ट्रांजैक्शन का मीनिंग मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। जो भी आप बिजनेस में करते हो, जैसे अगर आप परचेस कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज, वो भी ट्रांजैक्शन है। अगर आप कैश रिसीव कर रहे हो या पेमेंट कर रहे हो कैश की, वो भी ट्रांजैक्शन है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहे हो तो वो भी ट्रांजैक्शन है। अब आप कौन हो, आप तो ऑनर हो, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि आप कौन हो, आप ऑनर हो किसके, राहुल ग्रोसरी स्टोर के, ठीक है। तो अगर आप अपने बिजनेस में ये सारी चीजें करते हो तो ये ट्रांजैक्शन है, ठीक है। और ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन बेटा हमारी दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑनगोइंग डिस्कशन है हमारा। और एक होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन, ठीक है, ऐसी ट्रांजैक्शन, ऐसी ट्रांजैक्शन जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी, ठीक है। तो हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का बेसिकली मतलब होता है कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मेजर किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी। और उसके एग्जांपल हैं कि अगर हम परचेज कर रहे हैं गुड्स, या हम कैश रिसीव कर रहे हैं, या हम पेमेंट कर रहे हैं सैलरी, ठीक है। तो ध्यान रखना बेटा, जो भी इवेंट होती है हमारी फाइनेंशियल नेचर की, ठीक है ना, उस वही मेजरेबल होती है। और जो फाइनेंशियल नेचर की होगी वो मेजरेबल, फाइनेंशियल नेचर की नहीं होगी, मेजरेबल भी नहीं होगी, ठीक है। तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बेटा आपको समझ में आ गया। आप देखो अकाउंटिंग प्रोसेस, ठीक है, इसको बेसिकली हम पढ़ चुके हैं। थोड़े इसके जो पोर्शन है जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज और कम्युनिकेट, ठीक है। हम इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। कौन सी दोनों चीज़ों की, आइडेंटिफिकेशन एंड मेजर, ठीक है। जब भी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हो, रिकॉर्डिंग किसको करते हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, ठीक है ना। जब भी आप रिकॉर्डिंग करने के लिए जाते हो तो रिकॉर्डिंग करने से पहले उस ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट होता है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने का बेसिकली मतलब यही है कि कोई भी इवेंट होगी आप उसको ये देखोगे कि वो मनी के टर्म्स में है या मनी के टर्म्स में नहीं है। अगर वो मनी के टर्म्स में है तभी जाके आप उसको मेजर करोगे, ठीक है। जैसे आप सुबह गए, आपने क्या किया, आपने पूरे स्टोर को बोला कि पहले क्लीन करो, मेरे को थोड़ा स्टोर गंदा लग रहा है, ठीक है, मेरा जो स्टोर है वो गंदा लग रहा है, उसको क्लीन करो। जब आप क्लीन करने के लिए गए, ठीक है, तो आप भी क्या कहते हैं उसमें इन्वॉल्व हो और आप अपने एम्प्लॉय से बोल रहे हो क्लीन करने के लिए, वो क्लीन कर रहे हैं, ठीक है, क्लीन कर लिया, 1 घंटा लग गया, आपका सारा स्टोर क्लीन हो गया। क्या आप इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, इस इवेंट को आप मनी के टर्म में मेजर कर सकते हो?
तो इसका आंसर होगा बेटा नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं। अगर है तो रिकॉर्ड करो, मेजर करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। तो आइडेंटिफाई में ये होता है, ठीक है। उसके बाद मेजरमेंट में हम उसको मेजर करते हैं। कैसे मेजर करते हैं? आप एक बात बताओ, आप ग्रोसरी स्टोर पर कोई भी आएगा तो ग्रोसरी लेने आएगा, तो जब वो ग्रोसरी लेके जाता है तो वो क्या क्या लेके जाएगा? हो सकता है कि वो 10 आइटम लेके जाए, ठीक है, क्योंकि सारे घर के आइटम है। तो मैं यहाँ पर नाम नहीं ले रहा, मैं यहाँ पे आइटम लिखता हूँ। आइटम 1, आइटम 2, ठीक है, आइटम 3, आइटम 4, ठीक है। तो वो 4 आइटम लेके जा रहा है, ठीक है। पहली आइटम सपोज कर लो वो क्या लेके जा रहा है? पहली आइटम वो लेकर जा रहा है एक तरीके से आप मान लो सोप, ठीक है, साबुन, ठीक है। दूसरी आइटम वो क्या लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है सपोज कर लो घी, ठीक है। और उसके बाद वो क्या लेके जा रहा है? वो लेके जा रहा है ब्रेड, ठीक है, जिसको हम ब्रेड ही बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है, ब्रेड लेके जा रहा है, ओके। आगे उसके बाद वो लेके जा रहा है सपोज कर लो एनी अदर आइटम, ठीक है। तो साबुन जो लेके जा रहा है वो 100 रुपये का है, ठीक है। घी जो लेके आ रहा है वो 600 रुपये का है, ठीक है। जो ये ब्रेड लेके जा रहा है ये 50 रुपये की है, और अदर आइटम 150 रुपये के हैं, ठीक है। तो देखो टोटल कितना हो गया? 100, 600, 50 और 150, 200, 800, 900 रुपये का आइटम हो गया, ठीक है। तो यानी कि जो हम ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई की उसको मेजर करने पे हमको कितना अमाउंट मिला? 900, ठीक है, 900। तो मेजरमेंट में हम क्या करते हैं कि जो हमने टोटल सेल किया है, परचेज किया है, उसका टोटल अमाउंट कितना आ रहा है जो कि हमें रिकॉर्ड करना है, उसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट हो जाता है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट काम होता है वो बेसिकली क्या है? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, एनालाइज करना और कम्युनिकेट कर देना यूजर्स को, ठीक है बेटा। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस हो जाता है। कितने स्टेप है इसमें? टोटल हमारे इसमें 7 स्टेप है, ठीक है। 7 स्टेप के बाद क्या हमारी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है? नहीं, 7 स्टेप के बाद हमारा दोबारा से फर्स्ट स्टेप रिपीट होता है, क्योंकि ये आपका स्टेप स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में, साल के स्टार्टिंग में 1 अप्रैल 2026, और ये आपका खत्म होगा, एंड होगा 31 मार्च 2027, ठीक है। और अगले दिन से यानी कि नेक्स्ट डे जो होगा 1 अप्रैल 2027, यहाँ से आपका दोबारा से स्टेप स्टार्ट हो जाएगा आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, और ये पूरे साल चलता रहेगा। और ये हमारा रिपीट होता रहता है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यूस होता है। क्या होता है? कॉन्टिन्यूस, ये कभी नहीं रुकता, ठीक है। ओके, ये हमारा बेटा कंप्लीट हो गया। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, कि हम अकाउंटिंग को क्यों क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या पर्पस है हमारे अकाउंटिंग करने के। तो बेटा सबसे पहले यही है कि हमको अपनी सारी ट्रांजैक्शन का क्या मिल जाएगा? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिल जाएगा। हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर पाएंगे, जैसे अभी हमने किया था प्रीवियस क्या कहते हैं स्लाइड्स में, कि हमारा कितना प्रॉफिट आ रहा है, 10 लाख आ रहा है। डिटरमाइन कर पाएंगे फाइनेंशियल पोजीशन, हाँ ये थोड़ा सा नया आ गया, ठीक है। इसमें देखो क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन में हमें ये पता करना होता है कि हमारी असेट्स, लायबिलिटी, ठीक है बेटा, और कैपिटल के कितने बैलेंसेस हैं, बैलेंसेस कितने हैं इनके, ठीक है, बैलेंसेस कितने हैं, ठीक है। यही बैलेंसेस हमारी डिटरमाइन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अब इसमें से आपको कैपिटल पता है खाली, क्योंकि मैंने वो बताया है, बाकी असेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता है कि जो चीज़ें हमको बिजनेस को रन करने में हेल्प करती हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। लायबिलिटी का बेसिकली मतलब बेटा आप शॉर्ट में समझ लो कर्जा, जो भी बिजनेस के ऊपर आपको कर्जा पे करना है किसी आउटसाइडर को, वो क्या है? आपकी लायबिलिटी, बिजनेस की लायबिलिटी, ठीक है ना। उसके बाद देखो बेटा क्या होता है कि जैसे ही हम ये सारी चीज़ें डिटरमाइन कर देते हैं तो हमें यूज़र्स को इन्फॉर्म करना होता है। जो हमारे यूज़र्स हैं, जो भी हमारी अकाउंटिंग को यूज़ करने वाले हैं, जिसको इसकी नीड है, वो
वो सारे के सारे इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले पाएँ, नेक्स्ट डिसीजन ले पाएँ। तो इनको इन्फॉर्म करना भी हमारा पर्पस होता है ताकि वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। मैनेजमेंट को असिस्ट करना भी होता है। देखो, इससे अगर हमको ये पता लगता है कि अकाउंटिंग से हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, तो हम मैनेजमेंट को असिस्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे जो बिजनेस है हमारा, उसके अंदर मैं तो ऑनर हूँ, यानी कि आप ऑनर हो, यानी कि हम दोनों एक ही मान रहे हैं अभी आपको, मैं राम हूँ, मैं ऑनर हूँ, ठीक है। मैं ऑनर हूँ तो अल्टीमेटली क्या है कि मेरे को ये पता चाहिए, मेरे को ये पता करना है कि कितना प्रॉफिट है, तो मैं इसके थ्रू पता करूंगा, अकाउंट के थ्रू, ठीक है। और उस प्रॉफिट के बेसिस पे मैं अपने मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन दूंगा, हाँ भाई, मैनेजर को बोलूंगा, हाँ भाई कितना प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, कम हो रहा है प्रॉफिट, प्रॉफिट को बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ, ठीक है। अगर लॉस हो रहा है तो मैं फाइंड आउट करूंगा, अगर ज़्यादा प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैनेजमेंट को आगे डिसीजन क्या लेने हैं, ठीक है, और जो ऑनर को डिसीजन लेने हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, डिपेंड किस पे करते हैं बेटा, अकाउंटिंग पे, ठीक है, अकाउंटिंग पे। तो अकाउंटिंग होगी, उसके बाद हमको चीज़ें पता लगेंगी, उसके बाद हम मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे और वो डिसीजन लेंगे। तो मैनेजमेंट के जो डिसीजन है, बिजनेस के जो डिसीजन है, वो डिपेंड किस पे करते हैं, अकाउंटिंग पे, ठीक है। और उसके अलावा हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं अपनी एसेट्स को। कैसे? कैश भी आपकी क्या है बेटा, असेट है। अब कैश कौन सी एसेट होती है, लिक्विड एसेट होती है, मैंने आपको बताया। ऐसी एसेट जो आपको बिजनेस को हेल्प, मतलब रन करने में हेल्प करती है, ठीक है, वो चीज़, ठीक है। अगर आप उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे कि आपके पास कितना कैश है, कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, तो आपके कैश की चोरी कर सकता है कोई भी पर्सन, ठीक है। हो सकता है कि वो आपके बिजनेस के अंदर आपके एम्प्लॉय चोरी कर ले, ठीक है। पैसे के मामले में तो किसी पे विश्वास है नहीं, ठीक है। पैसा उसको प्रोटेक्ट जितना हम कर सकते हैं, जो मनी है, जो कैश है, उसको जितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो उतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, उतना हमारे बिजनेस के लिए बेनिफिशियल है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको उसको प्रॉपर रिकॉर्ड करना पड़ता है। और रिकॉर्डिंग किसके अंदर होती है बेटा, अकाउंटिंग के अंदर। तो इसका पूरा का पूरा वन शॉट में हम देख लेते हैं, ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हमारा ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट को असरटेन करना, लॉस को असरटेन करना, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, यानी कि अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव है। डिटरमाइन करना फाइनेंशियल पोजीशन, इन्फॉर्म करना यूजर्स को, असिस्ट करना मैनेजमेंट को, और अपनी असेट्स को प्रोटेक्ट करना। हमारे पास जो कैश है, ठीक है ना, उसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। ये हमारा कैश है, देखो मान लेते हैं इसको, इसको हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। अब देखो, मैं बार बार आपको बोल रहा था, ठीक है, कि हमारे जो यूजर्स हैं, यानी कि अकाउंटिंग के यूजर्स, ठीक है, जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं डिसीजंस लेने में, ठीक है। तो यूजर्स जो है वो ये किसके हैं, जो इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, हमारी ट्रांसफर होगी, ठीक है। और ये क्या करेंगे, इस जो हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है इसका यूज करेंगे डिसीजंस लेने के लिए। किसके लिए, डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। अब डिसीजन कौन कैसे ले सकता है, या उस क्या हमारे जो यूजर्स हैं, ठीक है, उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। वो हम इस चीज को इस पीपीटी में देखेंगे, ठीक है। यहां पे देखो बेटा कि हमारे जो यूजर्स हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल यूजर्स, ठीक है, और एक है एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है। जो हमारे इंटरनल यूजर्स हैं उसमें कौन है, हमारा ऑनर। कौन है बेटा, ऑनर, यानी कि राम, ठीक है। तो जो राम है वो हमारा ऑनर है और वो यूज करेगा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगेन डिसीजन लेने के लिए। किसके लिए बेटा, डिसीजन लेने के लिए। और वो डिसीजन किस टर्म्स में लेगा, कि वो बिजनेस को एक्सपेंड करेगा, बढ़ाएगा बिजनेस को, या बिजनेस को वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, कम करेगा। तो एक्सपेंड करेगा या कॉन्ट्रैक्ट करेगा, डिसीजन लेना है, या फिर उसको छोड़ देगा अभी वहीं पर कि हाँ अभी इसको एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ना कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत है, इसी पोजीशन में रखते हैं। तो हमारा जो ऑनर है अगर उसको ये डिसीजन लेने हैं तो उसको जरूरत किसकी पड़ेगी, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से इसका यूजर। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन होती है, जो सारे बिजनेस के ऑपरेशंस को देखता है, ऑपरेशंस को देखती है या देखता है, टीम है या एक पर्सन है, ठीक है, वो मैनेजमेंट हो जाती है। जैसे
जो हमारा राहुल ग्रोसरी स्टोर है, ठीक है, उस राहुल ग्रोसरी स्टोर के अंदर जो हमने मैनेजर और एम्प्लॉय रखे हुए हैं, ठीक है, एम्प्लॉय अलग हो गए, जो मैनेजर है वो मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिसीजन वही लेता है। तो जितने भी ऑपरेशन होते हैं, जितने भी काम होते हैं, सारे के सारे कौन पूरा करता है? सारे के सारे पूरा करता है वो हमारा मैनेजर, ठीक है। तो जो मैनेजमेंट है उसको भी तो पता होना चाहिए, यानी कि हमारे मैनेजर को भी तो पता होना चाहिए कि हमारा कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, ताकि वो डिसीजन ले सके और डिसीजन लेके वो ऑपरेशंस में अगर कोई चेंज करना है तो चेंज कर सके। अगर प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम वहाँ पे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, या मैनेजमेंट फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी कि प्रॉफिट कम क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, क्या सेल कम हो रही है, कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो वो जब उसको एनालाइज करेंगे तो उसके बाद वो फाइंड करेंगे, और जो भी फाइंड करेंगे वो ऑपरेशंस पे उसको अप्लाई कर देंगे, जिससे कि वो प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगेन वो प्रॉफिट और लॉस की जो नॉलेज है उसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो इसकी नॉलेज आएगी कहाँ से? अकाउंटिंग की। और अकाउंटिंग के थ्रू इस पर्टिकुलर नॉलेज को यूज करने वाला कौन है? मैनेजमेंट। तो इसका मतलब मैनेजमेंट भी यूजर है। लेकिन ये लोग जो हैं वो इंटरनल यूजर्स हैं, यानी कि ये हमारे बिजनेस के अंडर होते हैं, बिजनेस के अंडर डिसीजंस ले सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। वो लोग जो हमारे इंटरनल यूजर्स नहीं है, जो बिजनेस के अंदर डिसीजंस नहीं ले सकते, ठीक है, लेकिन वो खुद के डिसीजन ले सकते हैं और बाहर से डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस के अंदर नहीं, बाहर से डिसीजन ले सकते हैं, तो उनको बोलते हैं हम एक्सटर्नल यूजर्स। उसमें कौन है? हमारे सारे लोग जो हमारे यहाँ काम करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉइज, ठीक है। मैनेजर को छोड़कर, मैनेजर हमारे मैनेजमेंट का पार्ट हो गया, वो हमारे बिजनेस के अंदर में डिसीजन ले सकता है, ठीक है। बैंक्स, अब बैंक्स का डिसीजन लेंगे। बैंक डिसीजन लेते हैं कि अगर सपोज कर लो राहुल ग्रोसरी स्टोर को पैसे की जरूरत पड़ी और वो किसी बैंक के पास गया और बैंक के पास जाके उसने लोन अप्लाई किया, ठीक है, तो बैंक उससे मांगेगा कि भाई तुम्हारा कितना प्रॉफिट है, तुम्हारी पोजीशन क्या है, तुम्हारा लॉस तो नहीं हो रहा, तुम्हारे ऊपर कितना कर्जा है, तुमने कितना इन्वेस्ट किया, तुम्हारे पास जो तुमको चीज़ें हेल्प करते बिजनेस रन करने के लिए, यानी कि एसेट वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें बैंक आपसे मांगेगा और उसके बाद वो डिसीजन ले पाएगा कि इसको लोन देना है या नहीं देना, ठीक है। तो उसके बाद वो डिसाइड कर पाएगा कि उसको लोन देना है या नहीं देना। अल्टीमेटली बैंक भी क्या यूज करेगा? आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किस चीज के लिए यूज करेगा? डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। आपके बैंक्स जो हैं वो भी एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, क्योंकि वो बाहर से डिसीजन लेते हैं, वो आपके बिजनेस में डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। इन्वेस्टर्स, वो लोग जो हमारे बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, उनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, ठीक है। अभी आप बोलोगे सर आपने बोला कि अगर मैं अपना एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैं राम हूं, मेरा राहुल ग्रोसरी स्टोर है, तो पूरा पैसा तो मैंने इन्वेस्ट किया, 1 करोड़ रुपए तो मैंने इन्वेस्ट किया, तो इन्वेस्टर कौन हो गया? बेटा जो आपको मैंने एग्जांपल दिया है वो बेसिकली किसके लिए है? वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप का, एक ऐसा बिजनेस जिसके अंदर एक ही ओनर है। लेकिन बिजनेस के कई टाइप होते हैं, ठीक है। बिजनेस में कंपनी भी आती है। अब कंपनी में क्या होता है बेटा? एक ओनर नहीं होते, वहां पे मल्टीपल ओनर होते हैं, और वहां पे जो ओनर होते हैं उनको हम इन्वेस्टर बोलते हैं, क्योंकि वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये उनके लिए वर्ड है। अब आपके बिजनेस में आपके बिजनेस की प्रॉब्लम को, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग की जरूरत है। वैसे ही कंपनी के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उसके अंदर भी सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए प्रॉब्लम का, कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है बिजनेस ऑपरेशंस में, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है या प्रॉफिट क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए भी वो अकाउंटिंग का यूज करते हैं। और जो अकाउंटिंग का यूज करने के बाद वो बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अपने इन्वेस्टर को, ताकि इन्वेस्टर का विश्वास पूरा का पूरा बना रहे हमारे बिजनेस में और वो अपना पैसा हमारे बिजनेस से नहीं निकाले, ठीक है। तो इन्वेस्टर भी हमारी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उसका यूज करते हैं डिसीजन लेने के लिए कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहीं रखे या निकाल लें, ठीक है। तो ये इनके लिए भी यूजफुल हो जाती है। फिर उसके बाद है क्रेडिटर। अब देखो बेटा, क्रेडिटर एक न्यू वर्ड है, लेकिन सप्लायर जो मैंने आपको बताया था, जो आपको सामान दे रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर, ठीक है। ये भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आपको प्रोवाइड करना है उधार में माल, उधार में स्टॉक, और अगर आपके बिजनेस की पोजीशन सही नहीं है, आप इनके अमाउंट को वापस नहीं कर सकते, आप इतने सक्षम नहीं हो, इतने कैपेबल नहीं हो, तो वो आपको आगे से उधार में माल देंगे भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए वो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिक्वायर्ड रखते हैं कि हाँ भाई आप अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमको दो, ताकि हम आपके ऊपर हमारा जो फेथ है वो बना रहे, ठीक है, हम आपको उधार में चीज़ें देते रहें, ठीक है।
ठीक है। गवर्नमेंट को इसकी नीड होती है। क्यों नीड होती है बेटा? क्योंकि ये क्या चार्ज करती है आपके बिजनेस के ऊपर? टैक्स और जीएसटी, ठीक है। क्योंकि जो भी आप चीज सेल करोगे, परचेस करोगे, ठीक है ना, उस पे जीएसटी चार्ज होगा और वो जीएसटी आपको देना किसको पड़ेगा? गवर्नमेंट को। तो आपको कितना जीएसटी देना है, कितना टैक्स देना है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ पे होगी? आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करना है, ठीक है। रिसर्चर, रिसर्चर यानी कि आप इसको समझ लो ऐसे पर्सन जो किसी टॉपिक के ऊपर, ठीक है, दोबारा से रिसर्च करते, दोबारा से उसके बारे में डिगिंग करते, उसके बारे में डीप में नॉलेज लेकर आते हैं ताकि डिसीजन ले सके। अब रिसर्चर जो है वो आपके बिजनेस के लिए तो नहीं होंगे, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके लिए कुछ पर्सन जिनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा एनालिसिस का एक्सपीरियंस होता है, स्किल होता है, वो उस पर्टिकुलर बिजनेस को पूरा का पूरा रिसर्च करेंगे और वो उस रिसर्च को, उस इंफॉर्मेशन को आगे सोल्ड आउट करेंगे ताकि लोग उसके बेसिस पे उस बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो रिसर्चर बेसिकली क्या करते हैं? वो आपके बिजनेस को रिसर्च करते हैं, आपके बिजनेस के अंदर चीज़ें फाइंड आउट करते हैं ताकि वो दूसरे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाए कि आपके बिजनेस का स्टेटस फाइनेंशियली कैसा है, ठीक है। कंज्यूमर जो आपसे प्रोडक्ट परचेस करते हैं, ठीक है। अब कंज्यूमर को क्यों पता करना है भाई? कंज्यूमर का तो कोई मतलब नहीं, उसको प्रोडक्ट से मतलब होना चाहिए, ऐसा नहीं है। कुछ कंज्यूमर हमारे क्या हो जाते हैं बेटा? लॉयल हो जाते हैं। लॉयल यानी कि वो हमारे ही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो आईफोन का इस्तेमाल करते हैं। अगर उन्होंने आईफोन यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो बहुत ही कम चांसेस हैं इंडिया के अंदर कि वो किसी और ब्रांड की तरफ मूव करें, यानी कि वो लॉयल हो जाते हैं। और अगर लॉयल हो जाते हैं तो कंपनी से वो प्यार करते हैं, जिसकी वजह से वो कंपनी की प्रोटेक्शन यानी कि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको भी जानने में अपनी रुचि दिखाते हैं, अपनी ज़रूरत दिखाते हैं। तो वो भी आपके लॉयल कस्टमर जो हैं, ठीक है, जो आपके लॉयल कस्टमर है उनको भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए। वो भी आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं ताकि उनका जो लॉयल्टी है वो बनी रहे, ठीक है। पब्लिक, जनरल पब्लिक को पता होना चाहिए बेटा। उससे क्या होता है? देखो, कंज्यूमर तो ऐसे लोग हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करने लग गए, लेकिन आपके प्रोडक्ट तो ऐसे भी लोग कंज्यूम कर सकते हैं ना जो अभी तक आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं कर रहे। तो आपके वो कंज्यूमर कौन होंगे? पोटेंशियल कस्टमर होंगे, यानी कि जो कस्टमर बन सकते हैं, ठीक है। अब वो आपके कस्टमर बनेंगे तो आएंगे कहाँ से? पब्लिक से आएंगे। तो पब्लिक को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज, मतलब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करती है ताकि वो क्या बन सके बेटा? पोटेंशियल कस्टमर। क्या बन सके वो? पोटेंशियल कस्टमर, पोटेंशियल कस्टमर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे सारे यूजर्स हैं। हमारे इंटरनल यूजर्स 2 हैं और हमारे एक्सटर्नल यूजर्स ये सारे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बेटा। हाँ, ये देखो, मैं आपको क्या बता रहा था, थोड़ा सा रिमाइंड करो कि अकाउंटिंग क्या होती है? आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अब ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग क्यों है? क्योंकि इसको हम रिकॉर्ड करते हैं एज पर द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। DR मतलब डेबिट शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन, और CR फॉर क्रेडिट, ठीक है। अब जब हम इसको रूल के थ्रू करते हैं तो इसमें ये बोला जाता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के, जो फाइनेंशियल नेचर की होती है, हर एक ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है हमारा जिसमें हमारी कोई चीज़ आउटसाइड जाएगी, बाहर जाएगी बिजनेस के, और एक होता है जो हमारे बिजनेस के इनसाइड आएगी, बिजनेस के अंदर आएगी। जैसे आपने अगर सेल किया, क्या किया बेटा? एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। आपने सेल किया 10,000 रुपीज़ का सामान, ठीक है। तो इसके 2 इम्पैक्ट क्या हो गए? इसके 2 इम्पैक्ट ये हो गए कि आपके पास से स्टॉक चला गया, जो आपका माल था वो आपके पास से आउटसाइड चला गया, बाहर चला गया, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, वो हम सीखेंगे बाद में, लेकिन आप एस्पेक्ट समझो, ये हमारा बिजनेस से बाहर चला गया, ठीक है। और आपके पास बेटा कैश आ गया, आपके पास कैश आ गया, तो ये आपके बिजनेस के अंदर आ गया, यानी कि इसका एक एस्पेक्ट और ये दूसरा एस्पेक्ट, यानी कि इसके कम से कम कितने होते हैं? 2 एस्पेक्ट होते हैं। तो अगर इन 2 एस्पेक्ट को हम इस रूल के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेंगे तो इसी चीज को बोलते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोल देते हैं इसको हम? डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है।
डबल एंट्री सिस्टम से ही हम सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे और इस रिकॉर्डिंग में हमको पूरे रूल समझने पड़ेंगे, इसीलिए इसको हमें एक रूल के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल देते हैं, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने जैसा चाहे वैसे रिकॉर्ड कर दो, ऐसा नहीं है। रिकॉर्ड करने का एक तरीका है, सिस्टमेटिक वे है, ठीक है। और इसी तरीके से इसको बोला जाता है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग करने की कला है, जिससे कि हमको सारी इंफॉर्मेशन पता लग जाए, ठीक है। उसके बाद देखो हमारा होता है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है। ये सिस्टम ऐसा होता है जिसमें हम ओनली वन आस्पेक्ट को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। यानी कि सेम ट्रांजैक्शन है, अगर मैं खाली इसमें स्टॉक की एंट्री करता हूँ, किसकी एंट्री करता हूँ, स्टॉक की, या फिर मैं खाली एंट्री करता हूँ कैश की, कि मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरे पास कैश आ गया, ठीक है, मेरा कैश बढ़ गया, लेकिन मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा, यानी कि एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेकिन दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं कर रहा, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो हम इसको बोल सकते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग, यानी कि यहां पे रिकॉर्डिंग हमारी कंप्लीट नहीं हुई बेटा, बल्कि क्या है, अभी इनकम्प्लीट है, ठीक है। तो इसको हम इसी नाम से बोलते हैं इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा डबल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है और सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब बेटा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। बेसिकली इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कंपैरिजन, कि डबल एंट्री सिस्टम जो है और जो सिंगल एंट्री सिस्टम है उसके बीच में क्या कंपैरिजन बनता है, ठीक है। तो देखो बहुत इजी है, हम किस प्रिंसिपल के बेसिस पे इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ड्यूल एस्पेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में आपको बताया। इसको हम, इसका प्रिंसिपल क्या है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वन एस्पेक्ट, एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, सिर्फ एक एस्पेक्ट को ही ये रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। एक्यूरेसी, ये भाई चेकेबल है, इसके अंदर हम अर्थमेटिकली चीजों को चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट को चेक कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं है, लॉस को हम चेक कर सकते हैं, कैपिटल के अमाउंट को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, हम अपनी असेट के अमाउंट को चेक कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे सो एंड सो अकाउंट है हमारे, उनके अमाउंट को हम चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम वेरीफाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसमें रिकॉर्डिंग जो हुई है बेटा वही इनकम्प्लीट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इसमें बनाया जा सकता है, ट्रायल बैलेंस इसमें बनाया नहीं जा सकता। ट्रायल बैलेंस बेसिकली क्या होता है कि एक हमारा बैलेंस होता है सारे अकाउंट का, ठीक है, जिसमें हम डेबिट और क्रेडिट लेके चलते हैं, और जब हम ड्यूल एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि डेबिट हमेशा हमारे क्रेडिट के बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम डबल एस्पेक्ट या दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसलिए इसमें इसको प्रिपेयर किया जा सकता है, इसमें इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखो बेटा, सूटेबिलिटी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल है, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे छोटे बिजनेस होते हैं जिनका स्केल बहुत छोटा होता है, स्केल, अब देखो स्केल का मतलब क्या हो गया, कैपिटल का अमाउंट बहुत कम लगा हुआ है उसमें, ठीक है, उनका बिजनेस का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, उनका बिजनेस का नेचर ऐसा है जिसमें वो स्केल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह के बिजनेस के अंडर हम क्या करते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा लेक्चर है अभी एंड होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करें, ताकि हम उस प्रॉब्लम को इम्प्रूव कर पाएँ और आगे आपको और अच्छे तरीके से लेक्चर डिलीवर कर पाए, ताकि आपके कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए, ठीक है। थैंक यू बेटा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ में जुड़े रहिए, ताकि मैं आपको 11th क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको इजी मैनर में सिखा सकूं और आपका एक अच्छा बेस डेवलप हो सके। थैंक यू बेटा।